हेलो प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर एक आध टॉपिक कुछ अगर रह गए होंगे भूलवश तो उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन, कुछ नए फैक्ट्स के साथ एक नया चैप्टर, और वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये नाम लेते ही सभी लोग के बारे में पता चलना चाहिए कि भैया ये क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the relation of electrical energy and chemical reaction. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो जब भी ये आएगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब आप समझ लेना इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना ही तो केमिस्ट्री होता है। तो साइंस का वो पर्टिकुलर ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, आपको उसको किस में पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि जो एनर्जी होता है ना, ये एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे एक एनर्जी कई अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और कई बार केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब ये कब होगा, कैसे होगा, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग को और ज़्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा, और हम उसके लिए पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। होता क्या है ये? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब ही है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब ये दो अलग अलग फिनोमिना है। एक फिनोमिना में आप इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और दूसरे फिनोमिना में आप केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, इन फिनोमिना के बिहाफ पे दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक आप लोगों का आएगा गैल्वेनिक सेल, इसी को हम लोग कई बार वोल्टेज सेल या वोल्टेज सेल के नाम से भी जानेंगे। सिंपल क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। और दूसरा आता है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों में फर्क क्या है? तो गैल्वेनिक सेल ऐसा डिवाइस है, इसको ऐसा मानना, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो इनपुट रहता है ना, जो इनपुट रहता है वो केमिकल रिएक्शन रहता है, और आउटपुट के तौर पे हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पर आप लोग केमिकल रिएक्शन पहले करेंगे, और उस केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग को क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या उसी को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं गैल्वेनिक सेल में क्या बोलूँगा? टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पर इनपुट क्या रहेगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर इनपुट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से आप लोग का क्या होने वाला है? केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इसका डेफिनेशन अगर बनाना होगा कि व्हाट इज, पूछ दिया जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या हो जाएगा भैया? टाइप ऑफ सेल वेयर केमिकल रिएक्शन जनरेट्स या ऑपरेट्स ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से जब केमिकल रिएक्शन जनरेट होने लगे या ऑपरेट होने लगे, इस टाइप के सेल को आपको किस में पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक बच्चों, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है ना, ठीक है, ये आप लोग एक बात समझिएगा कि ये थोड़ा सा ना लिटिल बिट ना कहीं ट्रिकी चैप्टर माना जाता है। बहुत से बच्चे पहले से ही इस चीज़ को बोलते थे, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब लाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब लाएंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चों को ये ट्रिकी या थोड़ा सा लिटिल बिट टफ क्यों लगता है? क्योंकि ना हम इस बात को जानते ही नहीं हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना एक चैप्टर नहीं है, ये एक्चुअल में दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है।
अब सबके दिमाग में आएगा 2 चैप्टर मतलब इलेक्ट्रो एक चैप्टर और केमिस्ट्री एक चैप्टर है क्या? तो बच्चा ऐसा नहीं है, पूरे चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बट ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है और वो 2 चैप्टर यही हैं। एक है आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा है आप लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल होता है बेटा, उसमें आप लोग को कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ये बिल्कुल अलग दुनिया है, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। और इन दोनों को जब आप लोग कंप्लीट करोगे तो उसी से आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी कंप्लीट होगा। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने का जब ये फर्स्ट वीडियो है तभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर ना एकदम ईजी जाए, एकदम ईजी जाए। मतलब आप इतना पार्ट कवर करो फिर इतना पार्ट अलग से कवर करो, मैच करो, चैप्टर कंप्लीट, सवाल लगेगा। तो गैल्वेनिक सेल में बच्चे आप लोग को पढ़ना क्या क्या रहता है। सबसे पहले तो आप लोग गैल्वेनिक सेल की टाइप पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल पढ़ने रहेंगे, जिसको आज हम इस फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट भी करेंगे। जिसमें हमारा आएगा हाफ ऑक्सीडेशन सेल, या उसी को ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे। फिर सेकंड आएगा रिडक्शन हाफ सेल। थर्ड आएगा कॉम्बिनेशन करेंगे दोनों का और उससे बनेगा डेनियल सेल। और फिर उसी में कॉन्सेप्ट लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये पहला पार्ट रहेगा गैल्वेनिक सेल का। सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ने वाले रहेंगे सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। और ये जो पार्ट रहेगा ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, मतलब यहीं से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट नीट और जेईई में भी यहीं से सवाल पूछे जाएंगे ज़्यादातर केसेस में। और थर्ड पार्ट जो आपको गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में कवर करना है दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। तो ये 3 चीज़ें आप लोग को गैल्वेनिक सेल में पढ़नी रहेंगी। सेम उसी तरीके से 3 चीज़ें आप लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़नी रहेंगी। इसमें आप लोग क्या आएंगे, फैराडे लॉ, फैराडे के 2 लॉ हैं, आपको इसमें पढ़ना रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट पे आप लोग देखेंगे कोलरॉश लॉ आएगा, बहुत इजी लॉ, एकदम निहायती आसान, ना बबुआ बोल सकते हो, ठीक है, कोलरॉश लॉ। और उस कोलरॉश लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत ना हम लोग को टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का। तो ये 3 टॉपिक आप लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और 3 टॉपिक आपका गैल्वेनिक सेल में कंप्लीट करने से हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। छोटा, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं हमारा पहला पार्ट दैट इज गैल्वेनिक सेल। तो चलिए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट ए। कौन सा पार्ट? तो भैया गैल्वेनिक सेल। VANIC देख लेना क्या रहता है इस पर, गैल्वेनिक सेल। और इस गैल्वेनिक सेल का मेन पर्पस क्या है? तो ये बात तो आप लोग सब समझ गए कि भैया गैल्वेनिक सेल मतलब केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कितने टाइप का होता है तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एक आप लोग का रहेगा हाफ ऑक्सीडेशन सेल, क्या कहेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन सेल। सेकंड वाला रहेगा हाफ रिडक्शन सेल या रिडक्शन हाफ सेल, भी कुछ किताबों में लिखे रहेगा, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। हाफ हाफ क्यों बोल रहे हैं ये बात आपको अभी समझ में आने वाली है। और तीसरा रहेगा सॉल्ट ब्रिज, और इसी सॉल्ट ब्रिज में आप लोग एग्जांपल पढ़ रहे होंगे डेनियल सेल का, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इसका मतलब ये समझ लेना ये कॉम्बिनेशन रहेगा ना, कॉम्बिनेशन रहेगा किसका, दोनों का। और वो दोनों कौन कौन है? तो हाफ ऑक्सीडेशन सेल और हाफ रिडक्शन सेल, जिसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डेनियल सेल। और डेनियल सेल मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और उसी डेनियल सेल में हम लोग यूटिलाइज करेंगे सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट। और मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेल है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में टाइमली इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ जेईई नीट में थोड़े कम आते हैं बट बोर्ड में कंटिन्यूसली इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलो अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में जा के पढ़ा जाए। हम पहले पार्ट पे आ जा रहे हैं, द वेरी फर्स्ट सेल हाफ ऑक्सीडेशन सेल। नाम ही हाफ है, इसका मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मैं एक हाफ सेल बना रहा हूँ। एक सेल होने के लिए आप सबको पता है कि क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोड होना चाहिए।
इलेक्ट्रोड ये कौन सी नई चीज़ है? तो कुछ नहीं, मेटल के जो रॉड्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये मार्कर अगर कॉपर का बने रहता तो मैं इसको कॉपर इलेक्ट्रोड बोलता। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप समझना बेटा कि ये मान लो मेरा एक इलेक्ट्रोड है, कोई मेटेलिक रॉड है, ठीक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जिंक का ले लिया मेटेलिक रॉड, और वो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व्ड है, लाइक दिस। ये इस टाइप का एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने इस जिंक मेटल रॉड या इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया है, डिजॉल्व किया है। कैसे वर्क करता है सेल? तो एक चीज़ आप लोग हमेशा से नोटिस करना ना, आप जो भी मेटल लोगे आपको उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा जिसमें आपका इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, डिप्ड रहेगा, मतलब डूबा हुआ रहेगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो हमेशा इस मेटल का ही रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना। मतलब अगर आपने जिंक मेटल लिया है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हो सकता है जिंक सल्फेट हो, या ये हो सकता है जिंक कार्बोनेट हो, या ये हो सकता है जिंक नाइट्रेट हो, या ये हो सकता है, ट्वाइस कर दीजिए, या ये हो सकता है जिंक हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी हो, पर किसका रहना चाहिए, जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने जिंक के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व कर दिया, कोई काम नहीं आने वाला वो। समझ में आया? अगर मैं यहाँ कॉपर मेटल लूँ तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये लेना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर, कि जो मेटल आप लोगे आपको उसी का रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ ऑक्सीडेशन सेल। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन ये जो प्रोसेस होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। मतलब वो आप वैसा मत समझना ना, ऑक्सीडेशन मतलब सर ऑक्सीजन का जुड़ेगा हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसा वाला ऑक्सीडेशन वो इनऑर्गेनिक के लिए है। अभी फिलहाल के लिए हमको सेल में करंट अगर फ्लो कराना है, क्योंकि सेल का मेन काम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको बात किस पे करनी है, इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। मतलब कि मेटल जो रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अगर मेटल ने n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस n चार्ज। जैसे मान लो जिंक है, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो भैया जिंक पे क्या चार्ज आ गया, +2 चार्ज। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। 0 से क्या हुआ है, +2 हुआ है। 0 से +2 हुआ है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक, इस पूरे प्रोसेस में कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो एक्चुअल चार्ज की जो अमाउंट है ना वो डिक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मेटल के सरफेस से निकलते जा रहे हैं। मतलब आप समझ लो, ये जो अभी मेरा जिंक का ये जो इलेक्ट्रोड है ये अभी इतना मोटा है, अगर मैं कंटिन्यू इसको वर्क में लूंगा तो उससे कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कुछ पार्शियल अमाउंट ऑफ मास में भी तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, बात पकड़ना ना। तो ये कुछ समय बाद ये जो पूरा इलेक्ट्रोड है ना, ये ना पतला हो जाएगा, क्योंकि इसके तो बहुत सारे जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, निकल के कहाँ पहुँच रहे हैं, आयन में पहुँच रहे हैं। और आयन में ये क्या बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज। वही मेटल जो मान लो हमारा जिंक था तो यहाँ Zn डाल दे रहा हूँ। तो कुछ समय बाद में ये क्या होता है, जैसे आप लोग रस्टेड आयरन रॉड देखे होंगे, जैसे पतला नहीं होता, खिया नहीं जाता है, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो मास का लॉस होना है किस प्रोसेस में, हाफ ऑक्सीडेशन सेल में। अच्छा एक बात और बच्चों, ठीक है, कोई भी जो सेल होता है ना उसका लाइफ ही तब तक होता है जब तक कि उसके इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में केमिकल रिएक्शन ना होते रहे। जब ये केमिकल रिएक्शन कम होना बंद हो जाएगा ना तो सेल भी खत्म हो गया, अब उसको फेंकना पड़ेगा या फिर रिफिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो पहले चार्ज था और ये जो बाद में चार्ज कंटिन्यूसली एक्वा सॉल्यूशन को ये जो मेटल है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते जा रहा है। तो कुछ समय बाद यहाँ पर जो चार्ज है ना, ठीक है, रिलेटिव लोअर हो जाएगा, मतलब पहले की कंपेयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक्वस जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे जो मेटल रॉड का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली कम हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का चार्ज और यहाँ के चार्ज के बीच में आ गया डिफरेंस।
और जब बच्चों चार्ज के बीच में डिफरेंस आता है ना, तब जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट दिस इज द मदर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि भैया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो या कोई भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट हो, जब तक उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना जनरेट हो ना, तब तक इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, याद आया? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया करता था। अगर यही ना हो तो ये भी ना हो। तो आप यहां से साफ साफ समझ पाए कि हाफ ऑक्सीडेशन सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण यहां पे क्या हो गया, चार्ज का डिफरेंस जनरेट हो गया, और उस चार्ज डिफरेंस के जनरेट होने से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मतलब इस पूरे फिनोमिना में क्या हुआ, इस पूरे फिनोमिना में केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन से चार्ज डिफरेंस हुआ। ठीक है, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, मैं लिख दे रहा हूं इस पॉइंट को, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, या पोटेंशियल भी बोल सकते हो, बट मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलूंगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरा फिनोमिना अब आपको समझ में आया कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन से चार्ज में डिफरेंस आया, चार्ज डिफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस आया, और वही पोटेंशियल डिफरेंस ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। तो इस पूरे फिनोमिना में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको किस कैटेगरी में रखा, गैल्वेनिक सेल में। तो आपको फर्स्ट वाला सेल हाफ ऑक्सीडेशन सेल अच्छे से समझ में आया। प्यारे बच्चे इसको नोट करो। अब मैं इसको हटा के आपको सेकंड सेल पे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा ना। और याद रखिएगा, जब भी हाफ ऑक्सीडेशन सेल होगा तो उस समय जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो एक टाइम के बाद हमारा इलेक्ट्रोड पूरी तरह से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब इसी को चलो अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ हमारे सेकंड गैल्वेनिक सेल वाले टाइप में, दैट इज हाफ रिडक्शन सेल। क्या नाम दूंगा, हाफ रिडक्शन सेल। फिर से एक टाइप का आपको सेल बनाना है। इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए मेरा एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस बार ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का है। अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके रख दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल रिएक्शन होना तो लाजमी है, आम बात है। तो यहाँ पर वही फिनोमिना होने वाला है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा अब किसका रहेगा, जिंक सल्फेट का रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड है उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना, मतलब ये हो गया कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट या जो भी आपको लेना, पर कॉपर के लिए कॉपर का ही लेना, ओके। तो यहाँ पर नाम ही क्या है, हाफ रिडक्शन सेल। तो यहाँ पर जो फिनोमिना होने वाला है ना, वो कौन सा फिनोमिना होने वाला है, रिडक्शन प्रोसेस होने वाला है। और रिडक्शन प्रोसेस अपने आप में कैसा प्रोसेस होता है, तो इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेटल रहेगा ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तब इस पर्टिकुलर केस में मेटल पे, सॉरी यहाँ पर M+N है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये नॉर्मल मेटल में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास Cu+2 रहता और उसने क्या किया, N टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। पहले क्या थे, 2 पॉजिटिव चार्ज थे, अब 2 नेगेटिव चार्ज आए, दोनों होके आपस में क्या किए, न्यूट्रल कॉपर एलिमेंट को या मेटल को जनरेट किए। अब आप देख पा रहे हो कि +2 से आप कहाँ जा रहे हो, 0 जा रहे हो। तो ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है, सबको पता चल गया ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। ये क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स आके क्या हो रहे हैं, मेटल इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहे हैं। पहले क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से बाहर निकला करते थे, और इस बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे आके जमा हो रहे हैं। जमा तो तब होंगे ना जब इलेक्ट्रोड पे पहले से पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा। सिंपल सी बात है, ठीक। तो पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके न्यूट्रल मेटल बनाया। इस बार आप समझ रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन ना, जो इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रॉन्स है वो आके मेटल पे जमा हो रहे हैं। मतलब अब थोड़े समय बाद ना ये जो मेटल है ना, इस पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे कि अब ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, मतलब भोथरा जाएगा बेचारा, एक हिसाब से बोलना चाहिए लैंग्वेज में, तो भोथरा जाएगा, पूरे इलेक्ट्रॉन जमावड़ा हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। तो इस बार अगर मैं ओवरऑल मास देखूं किसका, इलेक्ट्रोड का, उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पकड़ के चलना है। अब बच्चों हमको जो मेन काम वाली चीज थी उस पर ध्यान देना है कि भैया इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रोलाइट से निकल के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं। तो इस बार इलेक्ट्रोड पे ना रिलेटिव हायर चार्ज मिल गया ना, इस बार इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज मिल रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में रिलेटिवली हायर है। मतलब फिर से वही फिनोमिना कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग को क्या हो गया, चार्ज का डिफरेंस जनरेट हो गया। और जब भी चार्ज का डिफरेंस जनरेट होगा ना, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, आप फिर से समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। ठीक है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसको जनरेट कर देगा, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पूरा फिनोमिना होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे चार्ज डिफरेंस आया, चार्ज डिफरेंस आने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और उसने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो ये किस सेल में जाएगा, ऑब्वियसली गैल्वेनिक सेल में जाएगा। तो आसान है सारी चीज़ें। हाफ ऑक्सीडेशन सेल, हाफ रिडक्शन सेल के बारे में आपने एक एक बातें जानी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चों, चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करके वीडियो आप लोग नोट कर लेना, नोट्स बनाते चलो ना, क्योंकि देखिए हमारा यही प्रयास है ना कि आप एक ही बार एक ही सोर्स से पढ़िए और आप ऐसा पढ़िए ना कि इसके बाद आपको जहाँ से भी क्वेश्चन लगाने होंगे, चाहे बोर्ड के हो, चाहे नीट के हो, चाहे जेई के हो, आपसे सवाल लगे, आपसे सवाल पूरे बने। ठीक है, ये प्रयास रहता है मेरा। अब थर्ड आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रहेगा ना दोनों सेल का। तो डेनियल सेल इज व्हाट, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल, टू हाफ सेल। और हाफ सेल में क्या आएगा, एक ऑक्सीडेशन सेल रहा होगा और एक क्या रहा होगा बच्चों, रिडक्शन सेल। जैसे आप समझिएगा, मैं डेनियल सेल के बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, ये मान लीजिए ये एक है मेरा और ये दूसरा है, टैंक टाइप के दो बना दिए गए। इन लोगों में क्या भरा रहेगा, अच्छा कोई पतला तो कुछ छोटा हो गया क्या, ध्यान दे लेना, दोनों बराबर ही हैं वॉल्यूम के। ओके, यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए जिंक, और यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड डिप्ड किया है, दैट इज कॉपर। अब कॉपर को कहाँ डिप करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर सल्फेट में, कॉपर नाइट्रेट में, मतलब कॉपर को कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में ही डिजोल्व करना ना। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं ये बेसिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ही लिए जाएंगे। ठीक है, वीक टाइप का ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मत ले लेना, अदरवाइज प्रॉपर आप लोग को आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए, तो मान लीजिए आप ऐसा कुछ सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन है, ये जिंक सल्फेट है। ये कौन है, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में। अब क्या किया गया, अब मैंने इन दोनों के बीच में से वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और बीच में मैं वोल्ट मीटर लगा दिया, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, आप सबको पता है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये ऑक्सीडेशन कराएगा। ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। और जब ऑक्सीडेशन कराएगा तो इसमें जिंक से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कॉपर पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, ये होने वाला है रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन प्रोसेस में Cu+2 से क्या होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन आके इस पे जुड़ेंगे और वो बनाएगा कॉपर। कहने का मतलब समझिएगा कि ये जो Zn+2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर फ्लो कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन तो जाके कॉपर पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहे हैं, वहां पर जमा हो रहा है। इसलिए तो मैंने बोला था थोड़े समय बाद ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, भुथरा जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसका मास समय के साथ क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, और इसका मास क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है।
तो आप समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर या कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो कर रहा है। प्यारे बच्चों, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है ना, उस पॉइंट को आप नाम देते हैं एनोड। उस पॉइंट को आप क्या नाम देते हैं? एनोड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको थ्रू आउट दिस चैप्टर ये पॉइंट याद रखना है कि एनोड पे कौन से फिनोमिना होता है। बिना डाउट का आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जहां पे रिडक्शन फिनोमिना होता है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड या वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है कैथोड। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है मींस दिस इज एनोड, और यहां पर रिडक्शन हो रहा है मींस दैट वाज कैथोड। तो एनोड पे याद रखना ऑक्सीडेशन, कैथोड पे याद रखना रिडक्शन। कंफ्यूज अगर हो जाओगे तो आप लोग क्या करना, ये मान लो एनोड है और ये मान लो कैथोड है। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। दोनों वॉवेल्स वाले एक साथ है और दोनों कॉन्सोनेंट वाले एक साथ हैं। तो आप भैया हमेशा याद भी रहेगा कि एनोड पे हमेशा एक वॉवेल के पास एक वॉवेल आएगा, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ये जो बात है इसको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं इसको एज अ ट्रिक यूज करूंगा ना। एक से एक बड़े बड़े फॉर्मूला है, बट आपको मैं एक जगह फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मेंटल सेंस के साथ हम सारे सवाल बनाते चले जाएंगे। बस आपको ये चीज याद रखनी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इजी। चलो बच्चों आगे आ जाओ। तो आपको पता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और वही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक, जब वो कैथोड पे जाके इकट्ठा हो रहा है तो आप समझिए कि फ्लो हुआ ना इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट, चलिए इसको हटा दे रहा हूँ, ये पॉइंट हटा रहा हूँ। आप लोग डेनियल सेल पढ़ रहे थे, इसका मतलब नहीं है, ये हेडिंग वोडिंग से अब लेना देना नहीं है। बस देखिएगा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ये पॉइंट याद रखना ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां हुआ। तो आप लोग साफ साफ समझ पाए कि सर एनोड से कैथोड की ओर हुआ। ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर हुआ। तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो करेगी? आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। तो एक बार अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है केमिकल रिएक्शन होने से, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को तो अब बनना ही बनना है, और वो फ्लो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट हमेशा कहाँ फ्लो, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है? तो कैथोड से फ्लो करेगा एनोड के साइड। ठीक है, तो यहां भी आप लोग साफ साफ देख पाए कि इस पूरे फिनोमिना में भी केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। बात डेनियल सेल की थी, इसलिए इसमें लगभग 1.1 वोल्ट का समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आता है। आप यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्टेज मेजर करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए रहते तो वो गैल्वेनोमीटर किसको डिटेक्ट करता? करंट फ्लो के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता। तो वो कैथोड से एनोड की ओर आता। वो आपकी इच्छा थी। ठीक है, फिलहाल तो मैं वोल्ट मीटर ही रखता हूँ। ये था प्यारे बच्चे पूरा का पूरा डेनियल सेल का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या हुआ था? एनोड पे ऑक्सीडेशन फिनोमिना हुआ और कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन फिनोमिना हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों एक खास बात, जब मैं इसके सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा, तो इसको कैसे करना है तो ध्यान दीजिएगा। एनोड पे हुआ है ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ई सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन में जिंक से क्या बना है? Zn+2। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल देगा ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है? कॉपर+2 से क्या बन रहा है? कॉपर। इसको क्या पढ़ोगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक, दोनों के मिलने से, दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तब हमारा क्या बनने वाला है? सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि वो जो सेल बना है, डेनियल सेल बना है, ये दोनों हाफ सेल का क्या है? कॉम्बिनेशन। मान लो ये कुछ वोल्ट का रहता, वो कुछ वोल्ट का रहता, दोनों को मर्ज करता तो हमारा क्या बन जाता? टोटल सेल का जितना वोल्ट आता। ठीक है, वो अब जरूरी नहीं कि हर बार डेनियल सेल या कॉपर और जिंक ही लिया जाए, कुछ और भी इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड लिए जा सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में वैल्यू अलग अलग आएगी, बट ओवरऑल वैल्यू हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करने से आएगी। मैं इसमें एक और बात बताना चाहता था बच्चों कि ये जो वर्टिकल लाइन लगा है ना, ये किस लिए लगाते हैं? कई बार आप लोग किताबों में क्वेश्चन जब पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको ऐसा दिख जाएगा, वर्टिकल लाइन की जगह कॉमा लगा देगा। तो बच्चे समझते हैं अरे यार क्वेश्चन बदल गया क्या, हम तो ऐसा पढ़े थे, ये ऐसा क्यों दे रहा है? तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब कि इन दोनों के जो स्टेट हैं
मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो क्या है, सेम है, सेम रहेगा। अगर मान लो ये भी एक्वस स्टेट में है, ये भी मान लो एक्वस स्टेट में है, तब आप लोग क्या लगोगे, कॉमा। और बाई चांस ये जो वर्टिकल लाइन अगर एक लगी हुई है, अगर ये वर्टिकल लाइन लगी हुई है, इसका मतलब कि दोनों के स्टेट क्या है, अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सॉलिड है तो ये क्या है, एक्वस है। क्लियर हुआ? तो घबराना नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, बस आपको जानना था कि अगर कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब कि मेटल और उसके आयन के बीच का जो स्टेट है वो सेम है, और अगर एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है तो मेटल और उसके आयन के बीच का स्टेट क्या है, डिफरेंट है। इसको आप लोग एक क्या करेंगे, बॉक्स में नोट पॉइंट बना के नोट कर लेना ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। जब सवाल ऐसे आ जाते हैं तो हम लोग को लगता है यार हम तो ऐसा कभी देखे ही नहीं है। छोटी सी बात है, जैसा आप बनाते वैसे ही बनाना, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये था हमारा डेनियल सेल। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी में हम एक काम करते हैं कि ये जो डेनियल सेल है ना, इसी में मैं एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करने जा रहा हूँ, और वो है मेरा इंटरनल सर्किट। ये जो सर्किट कंप्लीट हुआ है ये वायर से हुआ है ना, ये किससे हुआ है, वायर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वायर में ही फ्लो करेगा ना। अब ये एक्सटर्नल सर्किट है जो डायरेक्टली किसको जोड़ा, इलेक्ट्रोड को जोड़ा। एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ा, मतलब एनोड को किससे जोड़ा, कैथोड से जोड़ा। अब प्यारे बच्चों, इसी में मैं एक ऐसा करता हूं कि मैं एक इंटरनल सर्किट जनरेट करता हूं, मैं एक और चीज लाता हूं, ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस। अब यहां पे क्या होने वाला है, अब यहां पे ध्यान देना, ये पूरा कॉटन से मैंने इसको फील्ड कर दिया है ताकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो आके इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप गिर मत जाए। ठीक, ये भी हटा दो, हमको अब उससे मतलब नहीं, हमको अब इससे मतलब है। ये जो सर्किटिंग हुई है ये इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ा है, इलेक्ट्रोड को जोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ता है सॉल्ट ब्रिज। कौन जोड़ता है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, और सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है, तो ये सॉल्ट ब्रिज में ना, आप लोग नाम से ही क्लियर है कि सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज का मतलब दो लोगों को ऐड करने वाला, मतलब जो दो अलग अलग टाइप के हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे उन सबको क्या किया, इसने ज्वाइन किया। तो ये कॉम्बिनेशन करने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है ब्रिज की तरह। एज वेल एज इसका नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों है बच्चों, तो आप ये बात याद रखिएगा कि इसमें ना ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने डिपिंग किया है। ठीक है, समझ लेना कि कुछ क्या है इसमें भरा हुआ है। अब क्या भरा हुआ है भाई, तो सॉल्ट भरे हुए हैं। सॉल्ट कैसे, तो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे KCl के, NaCl के, या पोटेशियम नाइट्रेट के, या सोडियम नाइट्रेट के, या अगर सॉल्यूशन के। जब आप क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब टाइप का, ये देखो उल्टा यू दिख रहा है ना, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब टाइप का सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब टाइप का एक समझ लो इक्विपमेंट होता है जो दो अलग अलग हाफ सेल को क्या करता है, कंबाइन करता है। कैसा कंबाइन करता है, इंटरनली कंबाइन करता है, क्योंकि एक्सटर्नली कौन किया है, वायर किया है। और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर पूरी तरह से सॉल्ट क्या रहते हैं, गुथे हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये है आप लोग का सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ही बोल दिया हूं, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस चाहिए, और इसको आप लोग बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, तो अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में एक एक चीज जान लेते हैं। सबसे पहला तो आप लोग इसका मेन डेफिनेशन तो जान ही गए, क्या है एक हिसाब से इट इज अ इन्वर्टेड यूट्यूब। भैया आप जब वीडियो देख रहे हैं वो भी कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पे, पर ये हाँ थोड़ा अलग है ना, ये वाला यूट्यूब है। ठीक है, तो एक यू टाइप का दिखता है स्ट्रक्चर, उसका इन्वर्टेड फॉर्मेट है ये। इन्वर्टेड यूट्यूब filled with concentrated solution of electrolytes, और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे या जो भी उसके अंदर फील्ड रहेगा, कौन रहेगा, KCl रह जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट रह जाएगा, या मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट ही तो है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, या एक इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है अगर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब इसका क्या है, मुद्दा क्या है सॉल्ट ब्रिज का, तो सबसे पहला कि सॉल्ट ब्रिज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी। अभी मैं प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, अभी बस मैं सॉल्ट ब्रिज क्या है उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि भैया अब सॉल्ट ब्रिज में क्या खास बात होता है कि ये याद रख लीजिए, इट डू नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, इट डू नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
केमिकल चेंज। मतलब अगर आप लोग का पोटेशियम नाइट्रेट उस सॉल्ट ब्रिज में फीडेड है भैया, लास्ट में तो आपने दोनों को कॉटन से वो किया था ना, ब्लॉक कर दिया था, तो वहीं रहेगा, वो किसी टाइप का केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में इन्वॉल्वेशन अपना शो नहीं करने वाला। अब आपने ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉटन या वूल से हमने उसको क्या किया था, पैक कर दिया था। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में वो सीधे सीधे आके मिल नहीं रहा है, तो कहने का मतलब है कि इट डू नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट भी नहीं करेगा, रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट थे, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट थे, ये मान लीजिए मेटल थे, मेटल से आपने क्या किया था, वायर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट करा के करंट फ्लो कराया था, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन, करंट तो उल्टा डायरेक्शन में चलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसी में सॉल्ट ब्रिज ऐसे लगाया था, ठीक। अगर मान लीजिए मैंने ये सॉल्ट ब्रिज को ओपन रखा, या सॉल्ट ब्रिज में मैंने कुछ भी सॉल्ट नहीं भरा, केवल इन्वर्टेड यू ट्यूब है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आयंस बनेंगे। मान लो यहाँ से नेगेटिव आयन चला और यहाँ से क्या होगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्वियस सी बात है अपोजिट आयन बनेगा, और यहाँ से पॉजिटिव आयन चला। ये दोनों आयन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, और उस डिफ्यूज होने के कारण ना यहाँ पर क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना, तो चार्ज का डिफरेंस आया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आना ही आना है। अब जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं एक करंट फ्लो हो सकती है, और वो डायरेक्शन जो एक्चुअल करंट फ्लो का डायरेक्शन है हमेशा उसकी उल्टा होगी। उससे क्या होता है, उससे सेल का जो ओवरऑल लाइफ पीरियड है वो रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज स्टॉप कर देता है, स्टॉप्स डिफ्यूजन ऑफ आयंस, डिफ्यूजन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट का दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस का डिफ्यूजन हो सकता था, उसको सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, रोक देगा, रेजिस्ट कर देगा। और उसी से क्या होता है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले ही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं, ठीक है, कपड़ा उधर रह गया था, कि सॉल्ट ब्रिज के जो, अब तो हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में जान लिया कि भैया ये सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टीज है, और ये पॉइंट्स हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही पड़े रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट से भी रिएक्ट नहीं करने वाला। और जो सॉल्ट ब्रिज है, क्योंकि उस पर बिकॉज आयंस पूरी तरह से फीडेड है ना, भरे हुए हैं, तो इसके आयंस को वहां से इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन को इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन से जुड़ने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ये थे सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड पॉइंट्स। अब सॉल्ट ब्रिज के फायदे क्या हैं बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट क्या है सॉल्ट ब्रिज लगाने से, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉफिट तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया है कि भैया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को तो रेजिस्ट करेगा ही करेगा। एग्जाम में आ जाएगा कि डिफाइंड सॉल्ट ब्रिज एंड ऑल्सो राइट 3 यूजेस, तो आपको याद होनी चाहिए यूजेस, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। यूजेस बता रहा हूं ना मैं, पहला यूजेस कि इट कंबाइंस 2 हाफ सेल, ये तो साफ साफ आपको दिखा था कि सॉल्ट ब्रिज का मतलब ही क्या है, इट कंबाइंस 2 हाफ सेल, ठीक, 2 हाफ सेल को कंबाइन करता था, हाफ ऑक्सीडेशन सेल, हाफ रिडक्शन सेल को कंबाइन करने का काम कर रहा था। दूसरा, इट क्रिएट द इंटरनल सर्किट, इट क्रिएट द इंटरनल सर्किट। कुछ नया पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, सारी बातें हमने पहले से कवर की हैं भैया। जो एक्सटर्नल सर्किट थी वो इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्टेड हुई थी, और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा था। वहीं सॉल्ट ब्रिज किसका रोल प्ले करता है, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने का, जो इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ता है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए करंट फ्लो करता है तो वो करंट फ्लो करेगा आयंस के फ्लो के कारण। पॉइंट मैं इसको डब्बे में डाल के कहीं नोट करके लिख लेना, मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है, आप लोग को लिखना है, मगर कि सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट क्रिएट करता है जहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वो आयंस के फ्लो के कारण बनेगी, और जो एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड रहता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बनती है वायर में, वहाँ वायर रहता है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज रहता है। साथ ही साथ
प्यारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जो कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एंड केटायन होता है, जो कंडक्टिविटी ऑफ केटायन रहता है सॉल्ट ब्रिज में, वो नियरली इक्वल होता है कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के। मतलब क्या है कि जो केटायन की रिएक्टिविटी या जो केटायन की रिएक्शन की जो स्पीड रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, एनायन की भी नियरली वही रहेगी। जैसे मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 है। क्यों हम लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम नाइट्रेट को? क्योंकि उस समय K+ केटायन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, और जो एनायन की स्पीड है, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? या तो सेम ही नियरली इक्वल होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो कुछ सेम नहीं होता है, बट दोनों नियरली क्या होते हैं? सेम। ये चीज़ IIT एडवांस पूछ चुका है ना, अभी सवाल दिखाने वाला हूँ मैं। और क्या प्रॉपर्टी है? तो भैया ये तो अभी आपने पढ़ा है कि ये प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैसे प्रिवेंट करता है? तो आपने देखा था कि अगर सॉल्ट ब्रिज में मैंने सॉल्ट नहीं भरा तो इसके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस उसके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ क्या हो जाएंगे? सीधे सीधे डिफ्यूज हो जाएंगे और उससे बनाएंगे एक नया जंक्शन पोटेंशियल। जहां जंक्शन पे होंगे वहां पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने वाला है, मतलब सेल की लाइफ को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब अगर सॉल्ट ब्रिज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज द एवरेज लाइफ ऑफ सेल। ये सेल के एवरेज लाइफ को क्या कर रहा है? राइज कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। इसीलिए सॉल्ट ब्रिज को नेसेसरली यूज करना मस्ट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है सॉल्ट ब्रिज को यूज करना। और कुछ पॉइंट अगर देखोगे बच्चों, ये तो मेन हमने सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट ले लिए, बट बाय चांस अगर मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट में Hg+2 मतलब मर्क्यूरी का आयन, सिल्वर आयन, या मैंने लेड आयन लिया, ठीक है। मेटल में हाईली ये लोग लेस रिएक्टिव मेटल में कंसीडर किए जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम होती है। बट प्यारे बच्चों, जब आप लोग इनको लोगे ना, उस समय डू नॉट यूज KCl, KNO3, NaNO3 इन सॉल्ट ब्रिज। उस समय आप लोग सॉल्ट ब्रिज में इनका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया जब ये NO3- या ये Cl- जब बनाते हैं ना, तो ये इनके लिए हाईली रिएक्टिव होंगे और एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे। पर मैंने बार बार आपको यही बात बताई थी कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट भरा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट से कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सॉल्ट ब्रिज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जिसमें ये 2 पॉइंट के कारण सॉल्ट ब्रिज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू में आ जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। अब एक काम करते हैं, 1-2 सवाल बना लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए इसको फिलहाल आप लोग पूरा सॉल्ट ब्रिज के कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। चलो प्यारे बच्चों, तो अभी तक आज के लेक्चर में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हैं। चलिए आप लोग फटाफट इसको पहले ट्राई कीजिए, वीडियो रोक लीजिए, इसको पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर तो हम बनाएंगे। चलो अब मैं आ जाऊँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर दे चुके हैं, बट अब चेक करना है कि सही है या गलत है। अब मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सारे बच्चों ने सही बनाया होगा। ठीक है, देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, पूछा है सॉल्ट ब्रिज में सैचुरेटेड KNO3 को क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन आर वेलोसिटी ऑफ K+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NO3-। ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ NO3- इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K+। Velocity of both K+ and NO3- are nearly same. And the last one is the KNO3 is highly soluble in water. इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था, वाटर में सॉल्युबल तो करना रहता नहीं है उसको, ये तो पहली फुर्सत में बाहर। ठीक, बच के बच्चों ये 3। आपको अभी ये बात पता चली कि सॉल्ट ब्रिज में जो केटायन है और जो एनायन है उनकी कंडक्टिविटी नियरली क्या होती है? सेम। That means कि velocity of K+ and nitrate ion are nearly same। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। सबके आए ना भाई? ठीक है, कमेंट करके बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा नहीं है एक ही ऑप्शन सही होगा, इसमें मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, आया हुआ सवाल है ये। क्या बोल रहे हैं? इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज
एक गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है? ठीक, डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन। मैंने तो सॉल्ट ब्रिज के डेफिनेशन में यही पॉइंट लिखवाया था, 3 चीज़ें लिखवाई थी कि केमिकली रिएक्शन में इन्वॉल्वेशन नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करेगा, और साथ ही साथ एक और पॉइंट था कि भैया ये डिफ्यूज़न जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का, उसको प्रिवेंट करेगा, स्टॉप करेगा। उसी से तो लिक्विड लिक्विड प्रिवेंशन, जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता था। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, नहीं करता पार्टिसिपेट भाई सॉल्ट ब्रिज। स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, ये भी सही था, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था। आगे बोल रहा है इज नेसेसरी फॉर अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन, किसी सेल रिएक्शन को अकर करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जरूरी है क्या? नहीं है भाई, वो कौन सा सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा सही नहीं माना जाएगा। और लास्ट वाला बोल रहा है इंश्योर मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अरे 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिक्स ना हो जाए करके तो हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट उसी चीज़ को तो रिपोर्ट कर रहा है, तो ये वाला भी गलत है। मतलब यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही हैं, तो ए एंड बी 2 ऑप्शन सही माना जाएगा और एक गलत। इसमें केवल कौन सा सही था? सी सही था। तो ये बच्चों सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक मज़ेदार आपको कहानी बताता हूँ कि जब हम लोग बचपन में छोटे थे ना, तो हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, वो तो अब आई है पिछले आप समझ लीजिए कुछ सालों से, ठीक है। लालटेन जलता था वहाँ पे, लालटेन में ऑयल जलता है, केरोसिन लगता है, तो उसको वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लॉस का सौदा था। तो जब हम बचपन में बहुत छोटे थे तो हमारे गांव के जो लड़के थे या हम लोग ना कुछ मिल के ना 2 ऐसे प्लास्टिक के कप में गोबर वोबर ऐसा कुछ मिला के सॉल्यूशन तैयार करके इलेक्ट्रोलाइट टाइप का, और उससे ना बल्ब जलाया करते थे। छोटे से बल्ब होते थे और उस बल्ब के प्रकाश को फैलाने के लिए ना हम लोग जो सुई के सामने का जो निडल नहीं रहता कैप, उसको यूज़ करते थे ताकि वो उस लाइट को डिस्पर्स करे। और वो लाइट इतना सफिशिएंट होता था कि वो रात भर 2-3 दिन तक आराम से चलता था। एज वेल एज बस उसमें रिफिलिंग करनी रहती थी टाइमली, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब गोबर सॉल्यूशन बदलते थे। कहानी बस बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि और हाँ पहले तो ये बता दूँ कि उससे फ़ायदे क्या थे। पहला कि रात में भी चीज़ें दिखती थी, लालटेन जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पढ़ नहीं सकते थे, उससे उतनी लाइट नहीं थी, बस अंधेरे में चीज़ें आप देख सकते थे। चूहे हुए नहीं आते थे, तो जो हमारे डोकरी दाई लोग हैं, दादी लोग, उन लोग बहुत खुश रहते थे। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जब चीज़ें नहीं थी, अभाव था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, और एट दैट टाइम आपको यकीन नहीं होगा हम क्लास 3rd स्टैंडर्ड में थे, तब हमने ये सेल का हाफ ऑक्सीडेशन सेल हाफ रिडक्शन सेल नहीं पढ़ा था, बट उसको वहाँ पर हमने प्रैक्टिकली यूज़ करके एक अपने छोटे मोटे चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए सेल्स बनाए थे। अभी ऐसा है कि अब पहले प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, पर आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हो, कैसे वर्क करता है कोई सेल ये जानते हो, तो इसको आप लोग को अब प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूट करना है। तो आप लोग करो, तब तक मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, ठीक है। ऐसे ही खूब मेहनत करो और अच्छे से पढ़ते रहो। हैव ए वेरी ग्रेट डे।